हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी कोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसको आप अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और आप सभी से यह भी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास 12 के हिंदी कोर को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ जो है सामान्य निर्देश को भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इस बार भी आप लोगों का जो है एग्जाम जो होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव और आपका सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्स होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है फुल मार्क जो है 40 रहेगा और सब्जेक्टिव में भी फुल मार्क 40 रहने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों 80 अंकों का आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही दोस्तों 20 अंक का जो है इंटरनल असेसमेंट व प्रैक्टिकल के आधार पर जो है आपके स्कूल स्तर से व कॉलेज स्तर से आप लोगों को अंक दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल अंक दिया जाएगा, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को जो है इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 20 अंक आप लोगों को दिए जाएंगे। यानी टोटल जो है इस प्रकार से आपका 100 अंक होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए बच्चों, दोस्तों यहाँ पे सामान्य निर्देश को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सभी प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवार्य है और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपका 4-4 विकल्प रहेगा। जो सही विकल्प होगा उसका जो आंसर है उसको आपको ओमार पर जो है अच्छे से गोले को काला करके बताना है। ठीक है, और सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 40 आप लोगों को दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल दिया गया है अपठित बोध से दिया गया है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए, यह दिया गया है कि यह जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप इस पद्यांश को अच्छे से आप लोग पढ़ें। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव, वही है रक्त, वही है देश, वही है सांस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम स्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस प्रकार से जो है ये जो है पद्यांश दिया गया है, यानी कविता की जो है कुछ पंक्ति दी गई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिया गया है कि कवि यहाँ जो है किसका उल्लेख कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पद्यांश के अनुसार जो है कवि जो है भारत की संस्कृति का जो है उल्लेख कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? भारत की संस्कृति का जो है उल्लेख कर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, भारत की संस्कृति का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि देव किसे माना गया है। तो देव जो है इस पद्यांश के अनुसार जो है देव जो है अतिथियों को माना गया है। ठीक है, यानी जो आपके घर में मेहमान आते हैं उसको अतिथि कहा जाता है ना, तो अतिथियों को जो है देव माना गया है। ठीक है, अतिथि देवो भव आप लोग कहते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अतिथि जो है ऑप्शन नंबर को जो है इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसके हृदय में तेज होता है। तो किसके हृदय में तेज होता है? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा, देखिए जो साहसी होते हैं, ठीक है, जो सत्यवादी होते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा अटल होती है, वे सभी क्या होते हैं? उनके हृदय जो है तेज होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर घ जो इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि इस काव्यांश का मूल भाव है। तो देखिए इस काव्यांश का मूल भाव क्या है बच्चों? इस काव्यांश का मूल भाव यह है कि भारत के अतीत का गौरव गान। ठीक है, याद रखेंगे भारत के जो अतीत हैं उन पर जो है गौरव गान जो है ये काव्यांश के अनुसार, ये पद्यांश के अनुसार जो है बताया जा रहा है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, इस काव्यांश का जो मूल भाव होगा वो भारत के अतीत का गौरव गान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को का जो है प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इस गद्यांश को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। देखिए इस गद्यांश में क्या कुछ कहा गया है मैं पढ़ के आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवनधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है, यानी कि जीवन भर जो है वो अपने सुख की खोज में रहता है। तन में सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को समान रूप से चाहिए।
यानी कि सभी को जो है सुख शांति जो है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या जानवर हो, सभी को जो है एकदम समान रूप से जो है सुख चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि किंतु मन और आत्मा के सुख केवल मनुष्य के लिए है। मन के जितने भी सुख हैं उनमें सबसे बड़ा है परोपकार का सुख। दूसरों के काम आने में जो सुख मिलता है उसकी किसी भी सुख तथा, यहाँ पे तथा होना चाहिए, सुख तथा आनंद से तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है गद्यांश दिया गया है। चलिए अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल दिए गए हैं उसको देखते हैं, उसका आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा। कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको एग्जाम से पहले रिविजन कर लेना है, रट लेना है। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर सवाल जो है गद्यांश से रिलेटेड दिया गया है कि मनुष्य अपने किन गुणों से जो है जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। तो दोस्तों अभी आप देखें यहाँ पे साफ साफ दिया गया था कि मनुष्य जो है अपने पहला ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, पहला ही पैराग्राफ में यहाँ पे दिया गया है कि मनुष्य अपने नैतिक गुणों से जीवनधारियों में श्रेष्ठतम माना गया है। तो किसके लिए? नैतिक गुणों से। ठीक है, क्या हो जाएगा? नैतिक गुणों से। तो देखिए नैतिक गुण कहां पर है? ऑप्शन नंबर घ में है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि हर व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है? तो जीवन पर्यंत यानी कि पूरी जीवन भर जो है वह सुख की खोज में रहता है। किसकी खोज में रहता है? सुख की खोज में रहता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सुख की खोज। ठीक है, अगला सवाल है कि मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए? तो मन और आत्मा का सुख जो है पशु पक्षियों को भी चाहिए। ठीक है, मनुष्य को भी चाहिए ना। तो दोस्तों आप गद्यांश में ही पढ़े होंगे कि मन और आत्मा का जो सुख है वो सिर्फ जो है किसके लिए चाहिए? मनुष्य को चाहिए, है ना, मनुष्य को चाहिए। और सुख शांति जो है सभी को चाहिए, लेकिन मन और आत्मा का सुख जो है सिर्फ मनुष्य की जो है एक अभिलाषा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा मनुष्यों को। ठीक है, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल दोस्तों अब देख सकते हैं कि 8वां नंबर दिया गया है कि सबसे बड़ा सुख है। तो सबसे बड़ा सुख क्या होता है? परोपकार का सुख, यानी कि दूसरों का मदद करना। ठीक है, दूसरों की मदद करना, दूसरों के रूप में जो है काम आना। ठीक है, यानी कि जो तकलीफ में है उसके तकलीफ में हमारी अगर कुछ परोपकार हो जाए तो वो सबसे बड़ा सुख माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही आंसर होगा। सबसे बड़ा सुख जो है वो परोपकार का सुख है। ठीक है, ऑप्शन क इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल दोस्तों खंड ख से है जो कि अभिव्यक्त और माध्यम से पूछा गया है, जो कि 9 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि सरकारी पत्रों में संबंधनों या संबंधन के लिए जो है या संबोधन कह सकते हैं, संबोधन के लिए जो है किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? देखिए सरकारी अगर हम पत्र लिखते हैं जैसे आवेदन पत्र हो गए तो उसमें हम किसको संबोधन करते हैं और किसके द्वारा जो है हम संबोधित करते हैं? तो इसका जो आंसर होता है देखिए सरकारी पत्रों में हो या हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसमें महोदय और महोदया ये जो है हम संबोधन करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर होगा, महोदय और महोदया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देखिए उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड जो है ये सबसे प्रथम यानी कि सबसे पहला जो है हिंदी समाचार पत्र में से एक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? तो किस प्रारूप का रूप जो है बंद हो गया है? तार प्रारूप का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है? तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता होती है अस्थायित्व का। किसका होता है? अस्थायित्व का। तो ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इन सभी आंसर को आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले जो है ना आप लोगों को रख लेना है, रिविजन हर हाल में आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिल सकता है और उम्मीद है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि रिवीजन आप लोगों को हर हाल में करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 13 नंबर दिया गया है कि फीचर जो है किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? तो फीचर जो है वो विषय प्रधान प्रकार की जो है विद्या मानी जाती है। तो ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादकीय जो है ये संपादक के द्वारा जो है लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है?
रचनात्मक लेखन के लिए जो है ज्ञानात्मक संवेदना जो है यह जो है प्रेरित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है को इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रिपोर्ट का अर्थ है, तो रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? रिपोर्ट का अर्थ होता है घटना का ठीक ठाक जो है सूचना। ठीक है, याद रखेंगे रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है कि घटना का जो है एकदम पूरी तरह से संक्षेप में सूचना देना। ठीक है, ठीक ठाक जो है एकदम सूचना होना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि घटना की ठीक ठीक सूचना, तो ऑप्शन नंबर को जो है इसका सही आंसर होगा, यही जो है रिपोर्ट का अर्थ को दर्शाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर दिया गया है कि किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? तो तत्काल जो है सबसे कम से कम शब्दों में, ठीक है, कम से कम शब्दों में बड़ी खबर को जो है लोगों तक तत्काल में पहुंचाने को हम लोग क्या कहते हैं? और यह क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग टीवी न्यूज़ को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हेडलाइन होता है, फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ होता है जो कि छोटा छोटा क्लिप आप लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसा घटना हो चुका, वहाँ पे ऐसा घटना हो चुका, जो कि बड़ी खबर है लेकिन आपको तत्काल में बताया जाता है, एकदम छोटे से शब्दों में बताया जाता है, कम से कम शब्दों में बताया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ में ही कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल जो है बड़ी खबर को पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन गो जो है इसका सही में सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनसंचार का मुख्य कार्य है, तो जनसंचार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जनसंचार का मुख्य कार्य होता है दोस्तों सूचना संग्रहण एवं प्रसार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, और इसका जो सटीक आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन घ जो है इसका सही में सटीक आंसर होगा। ये तीनों ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों खंड गौ से है, जो कि पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक से जो है कुछ कविता की पंक्ति ली गई है, और इस कविता की पंक्ति को आप लोगों को पढ़ लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव हो, उसमें भी आप लोगों को क्या करना है कि जो कविता है ना उसके जो है कवि के नाम भी आप लोगों को याद रखना है, साथ ही दोस्तों कविता के शीर्षक जो हैं उनको भी आप लोगों को याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, शीर्षक, कविता के नाम, ठीक है, और कवि के नाम ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 19 नंबर जो है इस कविता से दी गई है, जो कि सवाल यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस कविता से ली गई है। जैसे कभी मैंने आपको बताया कि कविता के शीर्षक का नाम आप लोग याद रखेंगे, साथ ही उसके जो है कवि के भी नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है ये किस कविता से जो है ली गई है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा यह जो है उषा कविता से जो है ली गई है। ऑप्शन नंबर गो जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य जो है चित्रित किया गया है। तो कौन सा जो है यहाँ पे दृश्य को जो है चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है को इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नील जल के उपमान द्वारा जो है कवि किसका चित्रण करना चाहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा नीले आकाश का जो है चित्रण किया गया है, क्योंकि यहाँ पे नील जल को दर्शाया गया है। तो नील क्या हो जाएगा? नीला क्या कौन होते हैं? नीला जो होता है आकाश होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीले आकाश का जो है चित्रण यहाँ पे दर्शाया गया है, बतलाया गया है। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 22 नंबर दिया गया है कि उष्मा के जादू का क्या तात्पर्य है? तो उषा, देखिए उष्मा नहीं है, उषा है, ठीक, सॉरी, उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? तो देखिए उषा के जादू का तात्पर्य है दोस्तों कि यह जो है प्रातःकालीन जो है वातावरण का सौंदर्य को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है गो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा तथ्य जटिल हो गया। तो तथ्य जो है, जो कि कथ्य जो था वो जो है पूरी तरह से जटिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है को इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बादल निर्भय विलव्य क्यों मचा रहे हैं? तो क्यों मचा रहे हैं? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर गो जो इसका सही आंसर होगा लोगों का निर्मम शोषण देखकर। ऑप्शन नंबर गो इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल 25 नंबर दिया है कि पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है और इसको आप लोगों को हर हाल में रट लेना है, क्योंकि पेट पूर्ति के लिए जो है सभी वर्ग के लोग जो है मारे मारे फिर रहे हैं, चाहे वो आप मेहनत कश मजदूर हैं, व्यापारी हैं या एक भिखारी हैं, सभी जो है पेट पूर्ति के लिए जो है मारे मारे फिर रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर जो है घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 26 नंबर दिया गया है कि बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है। तो माँ जो है उसे जो है दर्पण देकर जो है बहलाती है। ठीक है, क्या करती है, दर्पण देकर बहलाती है। ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है। तो कवि को जो है कविता, ठीक है, कविता जो है फसल जो है, देखिए आप देख सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए गन्ना है, धान है और गेहूं है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है, तो कविता। तो ऑप्शन नंबर जो है घ इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जो कि एक गद्यांश है। इस गद्यांश को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश से रिलेटेड जो सवाल दिए गए हैं उसको आप लोग को अच्छे से बताना है। इसका जो है ऑप्शन आप लोग को सही सही बताना है। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि इस गद्यांश से रिलेटेड दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो देखिए ये जो पाठ जो ली गई है ना, ये जो पाठ लिया गया है, यह पाठ जो है धर्मवीर भारती के द्वारा जो है लिखा गया है। यानी कि दोस्तों इस पाठ की जो लेखक हैं वो है धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है घ इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार की बात। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। तो ये जो है पूरी तरह से जो है कवि के मन पे, सॉरी लेखक के मन में जो है ज्यों का त्यों जो है ये दर्ज हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 30 नंबर दिया गया है कि भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है। तो भ्रष्टाचार के बारे में जो है मनुष्यों का आचरण जो है वो जो है भ्रष्टाचार के बारे में चटखरे लेकर बातें करना, भ्रष्टाचार को कोसना, भ्रष्टाचार के दलदल में स्वयं भी फंसना, ये सभी जो है मनुष्य का आचरण है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखकों को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर को इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों 32 नंबर दिया गया है कि लोगों ने लड़कों को या लड़कों की टोली को क्या नाम दिया। देखिए लोगों ने जो है लड़कों की टोली को जो है क्या नाम दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंढक मंडली। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेंढक मंडली। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये लुट्टन सिंह के बच्चों को जो है शेर के बच्चे के नाम से बोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ग इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और सॉरी इसका नहीं हो जाएगा, देखिए पहलवान के ढोलक, ठीक है, ये वाला जो है इसका जो आंसर होगा, देखिए ये जो है पहलवान के मेढक वाला, ठीक है, ये 33 नंबर का जो आंसर होगा ये हो जाएगा चांद सिंह। ठीक है, चांद सिंह के बेटे को जो है यानी चांद सिंह के बच्चे को जो है शेर का बच्चा बोधित किया गया है, शेर का बच्चा कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो है को इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 34 नंबर दिया गया है कि साफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक लेकर जो है जाना चाहती है। ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा। तो जाति प्रथा में जो है लेखक ने क्या देखा है, लेखक ने दोस्तों यहाँ पे ये देखा है कि जन्म से ही पेशा का तय हो जाना, ये पहला देखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देना, अनुपयुक्त या अपर्याप्त पेशा होने से भूखों मरना, ये सभी चीजें जो है उन्होंने देखा है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड सवाल है। तो इसका आंसर आएगा सुख दुख में समान रहता है, लू के भीषण समय में भी
प्रास्त नहीं होता, सदा सरस बना रहता है, यानी कि उपयुक्त जो है सभी इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो इसका आंसर आएगा यह जो है 25वीं वर्षगांठ जो है मनाया जा रहा है, यानी कि 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जूझ, देखिए यहाँ पे लिखा है जूझ कहानी में किसका चित्रण है? तो जूझ जो है कहानी में जो है दोस्तों संघर्षशील किशोर का जो है चित्रण किया गया है, ऑप्शन क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो जल संस्कृति जो है इसलिए कहा जाता है कि पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण जो है जल संस्कृति कहा जाता है सिंधु घाटी को। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि एन फ्रैंक, ठीक है, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है? तो इससे जो है गुड़िया को संबोधित किया है, ऑप्शन क जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में क्लास 12 के जो है हिंदी कोर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट करने के साथ साथ इसको रख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।